नेहा और वीरेंद्र को नए फ्लैट में आए 8 महीने हो गए थे। नेहा को ये जगह बहुत पसंद आई थी। खुला और साफ सुथरा वातावरण, एक ही तरह के बने हुए एक लंबी कतार में फ्लैट और सामने एक बहुत बड़ा पार्क जिसमें शाम के समय बच्चे खेलने के लिए बच्चों की भीड़ उमड़ आई थी और बच्चों की किलकारियों से वहाँ का माहौल और भी खुशगवार हो जाता था। नेहा और वीरेंद्र ने अपनी पूरी ख्वाहिशों के साथ अपने इस महल को सजाया था, क्योंकि वह अपनी सारी कल्पनाओं को साकार होते हुए देखना चाहते थे। वह दोनों अपने उस छोटे से घर में बहुत खुश थे। एक दिन शाम को वीरेंद्र ने पीछे वाले बरामदे में खड़े होकर अपने सामने की बड़ी बड़ी बनी हुई कोठरियों पर नज़र गड़ाते हुए कहा, यहाँ और तो सब कुछ ठीक ही है, लेकिन अपनी पिछली तरफ की ये जो बड़े बड़े लोगों की कोठियाँ हैं ना, इतनी बड़ी बड़ी, न जाने क्यों आंखों से उतरकर मन के भीतर कहीं चुभ सी जाती हैं। उनके सामने रहकर मुझे अपने छोटे होने का एहसास होने लगता है। सोचता हूँ कहाँ हम और कहाँ ये लोग। नेहा हैरानी से नीरज की तरफ देखते हुए बोली, अरे ऐसा क्यों सोचते हो आप कि हम इन लोगों से छोटे हैं या इनसे कम हैं? बड़ी कोठी में रहने वाले और धनवान होने को ही आप बड़ी बात समझते हो। असली बड़ी बात तो इस बात में है कि हम जिंदगी को कैसे जीते हैं और थोड़ा पाकर भी किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा खुश रह सकते हैं। आज के दौर में पैसे का बहुत ज़्यादा महत्व है नेहा। तुम्हें पता है नेहा, कभी कभी मुझे ख्याल आता है कि क्यों नहीं भगवान ने मुझे किसी धनवान के घर में पैदा किया, या फिर इतना काबिल क्यों नहीं बनाया कि खूब दिल खोल के पैसे खर्च कर सकता। नेहा ने वीरेंद्र को समझाते हुए कहा, ऐसी कोई भी बात नहीं है, ऐसा सिर्फ आपको लगता है। ये सोचना बेकार है कि हम किसी से कम हैं। देखिए हमारे पास सब कुछ तो है, हमें इससे अधिक और क्या चाहिए। ज़िंदगी आराम से गुजर रही है। नेहा को लगा कि वह वीरेंद्र को तसल्ली देने में कामयाब रही, पर उसके चेहरे पर कहीं भी सुकून दिखाई नहीं दे रहा था। फिर वह दोनों खुशी खुशी एक साथ बैठकर चाय पीने लगे। इतने में ही उनके 4 वर्ष का बेटा वंश दौड़ता हुआ आया और आकर बोला, देखो पापा, ये सामने वाली कोठी कहानी है ना, उसके लिए आज उसके पापा एक नई साइकिल लाए हैं। पापा, मुझे भी ऐसी ही साइकिल चाहिए, लाके दोगे ना पापा? वंश ने एक साथ कई सवाल पापा के सामने रख दिए। ये सुनते ही तो वीरेंद्र को नेहा को सुनाने का मौका मिल गया। अब ला दो ना, 100 रुपये की ही तो आएगी साइकिल। अभी तो लेक्चर झाड़ रही थी, जाओ अब समझाओ अपने लाडले को। कह रही थी सब कुछ है हमारे पास, जबकि वंश बड़ी हसरत से अपनी माँ के चेहरे को तक रहा था। सच बताओ मम्मी, लाओगी ना मेरे लिए भी साइकिल? नेहा ने उसे अपने सीने से लगा लिया। देखो बेटा, तुम राजा बेटा हो ना, दूसरों की नकल नहीं करते। हाँ, जब हमारे पास पैसे होंगे हम ज़रूर ला देंगे। नेहा ने उसे बहलाना चाहा। क्यों, हमारे पापा भी दफ्तर में काम करते हैं, रुपए लाते हैं, फिर आपके पास क्यों नहीं है रुपए? वह अपनी बात पूरी करवाना चाहता था। ज़्यादा नहीं बोलते, कह दिया तो ला देंगे। अब जाओ तुम यहाँ से, नेहा ने गुस्से भरी आवाज़ में कहा तो वंश वहाँ से खिसक गया। इधर वीरेंद्र का चेहरा ऐसा हो रहा था जैसे किसी ने उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया हो। बेइज्जती और गुस्से से जलते हुए बोला, देखूंगा डांट डपट कर कर कब तक चुप चुप करवाओगी उसे। आज तो ये पहली फरमाइश है, आगे देखना क्या क्या फरमाइश होती है। नेहा खामोश बैठी रही। बात सच्ची थी। पहली हकीकत सामने आते ही दिमाग चक्कर खा गया था नेहा का। कैसे गुजारा होगा ऐसे अमीर लोगों के बीच? नेहा भी सोच में पड़ गई थी। नेहा के घर के सामने पूरी 6 कोठियाँ थीं, जिसमें दर्जन भर से ऊपर बच्चे थे। सभी रोज़ नए नए खिलौने और नई नई चीज़ लाते, जिन्हें देखकर वंश जिद करने लगता। नेहा सोच रही थी कब तक डांट कर या मार कर उसके जज्बात को दबाया जाएगा। नेहा वंश के फ्यूचर के बारे में परेशान हो उठी। कितने ही अकल के घोड़े दौड़ाए, पर कहीं कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया। अगले दिन शाम को वीरेंद्र ने एक सलाह दी, एक बात हो सकती है, वंश को उधर खेलने ही न जाने दिया जाए। पीछे से जाने वाला दरवाज़ा हर समय बंद करके रखो। सामने वाले फ्लैट है ना, उनमें सब अपने ही जैसे लोग रहते हैं, उन्हीं के बच्चों के साथ सामने के खेलने दिया करो वंश को। बात नेहा की भी समझ में आ गई। ना इन बड़े लोगों के बच्चों में खेलेगा, ना जिद करेगा। नेहा ने पिछला दरवाज़ा खोलना ही छोड़ दिया, लेकिन वंश सामने की ओर कभी नहीं खेलता था। ऊपर बरामदे में खड़ा होकर पीछे की कोठियों वाले उन्हीं लड़कों को देखता रहता, जिनमें से कोई तो अपनी नई साइकिल पर सवार होता, कोई रेसिंग कार पर, तो कोई लकड़ी के घोड़े पर।
कई बार वंश पीछे का दरवाज़ा खोलने की भी जिद करता तो नेहा उसे डांट कर चुप करती। एक दिन वीरेंद्र काम से थोड़ा जल्दी लौट आया तो वंश का कान पकड़े हुए उसे घसीटते हुए बरामदे में लाकर पटक दिया। नेहा थोड़ी देर के लिए सो गई थी। वीरेंद्र के चिल्लाने से नेहा की हड़बड़ाहट में आँख खुली। वह वंश पर चिल्ला रहा था कि बड़े मज़े से उन लड़कों की साइकिल में धक्का लगा रहा था, जैसे गुलाम हो उनका। मार मार कर खाल उतार दूंगा अगर आगे से उनके पास गया। और वीरेंद्र ने वंश के गाल पर एक थप्पड़ भी मार दिया। नेहा ने उठकर जल्दी से वंश को अपने गले से लगा लिया। वीरेंद्र बहुत गुस्से में था। नेहा खामोशी से उसे यूं ही देखती रह गई। नेहा को वीरेंद्र के शब्द बहुत ज़्यादा चुभे थे। वह मन में सोचने लगी कि ये तो बच्चा है, बच्चे बच्चे के साथ ही तो खेलता है। बच्चे को क्या पता गुलाम या बादशाह में क्या फ़र्क होता है। नेहा को वीरेंद्र के सोचने के ढंग पर बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा था। नेहा समझ चुकी थी कि वीरेंद्र अपने आप को किसी न किसी वजह से यहाँ के लोगों से खुद को कमतर आंक रहा है, और जब तक उसके दिल दिमाग से ये सोच नहीं निकलेगी तो हमारी ज़िंदगी जीना दुश्वार हो जाएगी। अब नेहा ने भी सोच लिया था कि किसी भी तरह वीरेंद्र के दिल दिमाग से यही भावना निकालनी ही होगी। अब नेहा ने बड़ी सोच समझकर एक कदम उठाया। जब वीरेंद्र अपने ऑफिस चला जाता था तो नेहा ने आसपास के लोगों से थोड़ा मेल मिलाप बढ़ाने की कोशिश करने लगी। वह उन लोगों के संपर्क में आकर ये जानना चाहती थी कि क्या मिडिल क्लास फैमिली अपने साधारण सी सैलरी और सीधी सादी लाइफस्टाइल के साथ वहाँ के ऊंचे ऊंचे घरों में रहने वाले ऊंचे ऊंचे लाइफस्टाइल के लोगों के समाज में इज्जत पा सकती है या नहीं। सबसे पहले उसने अपनी जान पहचान बढ़ाई कोठी नंबर 4 की उर्मिला से। उर्मिला के पति एक बड़ी फैक्ट्री के मालिक थे। कई सालों से विदेश रहकर आए थे और उनके नीचे काम करने वाले उनके कर्मचारी भी विदेश से पढ़ाई लिखाई करके आए थे। अब जाहिर सी बात है, इतने बड़े बिजनेसमैन हैं तो फिर वह पार्टी और क्लब में भी ज़्यादा बिजी रहते होंगे। नेहा ने उर्मिला जी से मिलना जुलना जारी रखा। एक दिन उर्मिला ने बातों ही बातों में अपने दिल का हाल बयान करते हुए कहा, क्या करूं नेहा, अपने एक बच्चे को उनके इस बिज़ी रहने के पीछे गंवा बैठी हूँ। हर समय उनके साथ तो बाहर रहना पड़ता था या घर में ही डिनर में पार्टियों में बिजी रहती थी। बच्चे की देखरेख नहीं कर पाई, आया के भरोसे ही रही। न जाने कैसा बासी व गंदा दूध पिलाती रही कि बच्चे का जिगर ख़राब हो गया, और काफ़ी इलाज के बावजूद मेरा बेटा चल बसा था। अब हनी 2 साल का हो गया है। उसे छोड़ते हुए मुझे डर लगता है। जब से ये हुआ है इनके और मेरे रिश्ते में काफ़ी दूरी बढ़ गई है। ये तो बाहरी पार्टियों में व्यस्त रहते हैं और घर में मैं पड़ी पड़ी जलती रहती हूँ। ये कहकर वह रो पड़ी तो नेहा ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा कि इसका तो हल बहुत आसान है। अगर आप चाहें तो आप हनी को वंश के साथ हमारे यहाँ भेज दिया करें। दोनों खेलते रहेंगे और जब वह यहाँ आने लगेगा तो यहाँ पर ज़्यादा देर ठहरने भी लगेगा। फिर जब आपको कहीं जाना हो आप उसको हमारे पास छोड़ जाया करें। मैं उसकी पूरी तरह से ध्यान रखूँगी। यह सुनकर उर्मिला तो बहुत खुश हो गई। फिर वह बोली, पर आप कैसे करेंगी इतना सब मेरे लिए? आपको परेशानी होगी। नहीं, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैं हनी को ज़रा भी परेशानी नहीं होने दूंगी और मुझे भी उसकी वजह से कोई परेशानी नहीं होगी। इधर मेरे बेटे वंश का भी दिल बहल जाया करेगा, वह भी बेचारा अकेला सा रहता है। नेहा ने हंसते हुए उर्मिला से विदा ली और अपने घर आ गई। अगली शाम उर्मिला अपने बेटे हनी को वंश के साथ खेलने के लिए नेहा के घर ले आई। उर्मिला पहली बार नेहा के घर आई और वे बैठे बैठे कई बार नेहा के छोटे से घर की साज सज्जा की बहुत तारीफ कर रही थी। अब तो हनी रोज़ ही नेहा के घर पर आने लगा। नेहा दोनों बच्चों का एक ही तरीके से ध्यान रखती। शुरू शुरू में वीरेंद्र को बड़ा बुरा लगा। वह बोला, देख लेना, भलाई के बदले बुराई मिलेगी। ये बड़े लोग किसी का एहसान नहीं मानते। पर नेहा कहती कि मैं कोई भी काम बदले की भावना से नहीं करती। बस इतना पता है कि आस पड़ोस का एक दूसरे के प्रति जो फ़र्ज़ होता है उसे निभाना चाहिए। फिर इससे हमारा बेटा भी बहल जाता है। मुझे तो फ़ायदा ही है। खाक बहल जाता है। देखूंगा कितने दिन ऐसे बहलाओगी उसे। वीरेंद्र चिढ़ते हुए अंदर चला गया। जबकि दोनों बच्चे मानसिक रूप से भी बहुत खुश थे और अब वंश भी महंगे महंगे खिलौनों की जिद नहीं करता था, क्योंकि हनी के ज़रिए उसे भी उन महंगे खिलौनों से खेलने का मौका मिल जाता था। एक दिन नेहा और वीरेंद्र बाहर घूमने के लिए जा रहे थे। इत्तेफाक से उर्मिला जी के पति बाहर ही खड़े मिल गए। वह बड़े ही विनम्र होकर हाथ जोड़ते हुए खुद ही आगे बढ़कर वीरेंद्र और नेहा से मिले। वह बोले, अरे नेहा जी, आपने तो हमारी सारी परेशानी ही ख़त्म कर दी।
आपका एहसान हम नहीं भूलेंगे। सच अकेले में कितना बुरा लगता था बाहर जाना। नेहा बोली, इसमें एहसान की क्या बात है। वंश और हनी हमारे ही बच्चे हैं और पड़ोसी होने के नाते ये तो मेरा फ़र्ज़ था। इंसान ही इंसान के काम आता है। बातों ही बातों में नेहा ने उर्मिला जी के पति से जब अपना छोटा सा सुझाव पेश किया कि आज के दौर में भी रहते हुए भी घर से बाहर इतना बिजी नहीं रहना चाहिए कि पत्नी घर में बोर होने लगे, वह कहने लगे, हाँ मैं खुद ही आपके इस सुझाव के बारे में सोच चुका हूँ। मैं परसों ही आपका लेख पढ़ा था। आपके विचार हकीकत में तारीफ़ के काबिल हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ कि आप जैसी काबिल औरत इस कॉलोनी में आई है। इतना कहकर वह ज़ोर से हंस दिए। नेहा और वीरेंद्र खुशी खुशी बाहर निकलकर घर के सामने आए ही थे कि देखा वंश और हनी एक साथ साइकिल से खेल रहे हैं। ताज्जुब तो वीरेंद्र को तब हुआ जब उसने देखा कि वंश तो साइकिल की गद्दी पर बैठा है और हनी साइकिल को धक्का दे रहा है। देखो तो कैसे बादशाह की तरह गद्दी पर चढ़ा बैठा है और उससे साइकिल खिंचवा रहा है। कहीं उर्मिला जी ने देख लिया तो। तब नेहा ने मौका देकर कहा, वह इस तरह बच्चों को खेलते देखकर कई बार देख चुकी हैं, पर उन्हें इन चीज़ों से कोई एतराज़ नहीं है। ये सब आपकी अपनी सोच है। इस पर वीरेंद्र चुप हो गया। शायद वीरेंद्र को अपनी गलती का अपने मन में एहसास हो रहा था। एक दिन नेहा ने अपने घर में पहनने वाली साड़ी को सुखाने के लिए अपने बरामदे में ही रस्सी पर डाल दिया। वीरेंद्र कुछ देर पीछे वाली कोठरियों की ओर बड़े ध्यान से देखता रहा। फिर वह साड़ी को उसने रस्सी से उतार फेंका और बड़े तैश में बोला, इस 20 रुपये की साड़ी को इन लोगों के सामने सूखने मत डाला करो। देखो वह 6 नंबर वाली देख देख कर कैसे हंस रहे हैं, ये देखकर कि तुम्हारे पास ऐसी ही सस्ती साड़ी है पहनने को। क्या कहेंगे ये सब लोग। इसे सुखाना ही था तो उधर बाहर बगीचे में तार पर डाल देती। इस पर नेहा बोली, आप तो बेकार हर समय वहम करते हैं, उल्टा ही सोचते रहते हैं। पता नहीं क्यों अमीर लोगों से इतनी जलन होती है। किसी को क्या मतलब इतनी दूर से ये देखने का कि हमारे घर में पहने जाने वाली साड़ी कीमती है या सस्ती। कोई किसी की और इतना ध्यान क्यों देगा भला। नेहा भी ज़रा गुस्से में बोलते हुए साड़ी को उठाकर बाहर डाल आई। आज फिर नेहा को वीरेंद्र के सोचने के ढंग पर बहुत दुख हो रहा था। उस दिन शाम को 6 नंबर वाली लक्ष्मी आप नेहा के घर आई तो नेहा को ताज्जुब हुआ, पर वह बड़े प्यार से हेलो कहते हुए अंदर आई। नेहा ने उन्हें बिठाया, फिर दोनों की आपस में बात शुरू हो गई। इस पर लक्ष्मी बोली, नेहा जी, आप कलम चलाने के साथ साथ कढ़ाई में भी बहुत माहिर हैं। ये तो हमें अभी 1 हफ्ते पहले ही उर्मिला जी ने बताया है। दोपहर आपके बरामदे में जो साड़ी सूखने के लिए डाल रखी थी, उस पर कढ़ाई को देखकर मन खुश हो गया। बहुत ही खूबसूरत लग रही थी वह कढ़ाई। उस पर बने हुए बूटे इतने प्यारे लग रहे थे कि मैं तो उस समय आने वाली थी, लेकिन मैंने सोचा कि भाई साहब घर पर होंगे, आज छुट्टी का दिन है, इसलिए मैं नहीं आई। हालांकि वीरेंद्र उस समय भी घर पर ही थे और बाहर खड़े वे दोनों की बातें सुन रहे थे। नेहा अपनी खुशी को बड़ी मुश्किल से रोक पा रही थी और वीरेंद्र अपनी शर्मिंदगी को किसी भी तरह छुपाने में नाकामयाब था। जब लक्ष्मी चली गई तो नेहा ने कहा कि अब बताओ वीरेंद्र, क्या मेरी साड़ी को लेकर जो तुम्हारी सोच थी वह गलत थी या नहीं। अब वीरेंद्र अपनी गलती मान ली। वह बोला, हाँ भाई मान गए तुम्हें आज। नेहा को इस बात को लेकर बहुत संतोष था कि वीरेंद्र के दिल से उसने हीन भावना निकाल दी है। फिर इसी तरह आस पड़ोस में नेहा का आना जाना रहा और अब उन औरतों के साथ साथ उनके पतियों का भी वीरेंद्र से मिलना जुलना हो गया था। तो ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।